गांव हरियाली से घिरा हुआ, कच्चे रास्तों और मिट्टी की दीवारों से बना एक ऐसा स्थान। एक और ठाकुर मनोज सिंह का 2 मंजिला पक्का मकान है, जिसकी छत पर हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जाता है। और दूसरी ओर राम प्रसाद की टूटी फूटी झोपड़ी। राम प्रसाद एक मेहनतकश मजदूर, जिसने कभी सपनों की ऊंचाई नहीं देखी, लेकिन जमीर का आसमान कभी नीचा नहीं होने दिया। उसकी बीवी सीता और बेटा मोती ही उसकी पूरी दुनिया थे। मोती कक्षा 3 में पढ़ता था और दिल से बड़ा देशभक्त था। उसे झंडा फहराना बहुत अच्छा लगता था, पर उसका घर ऐसा नहीं था कि छत पर तिरंगा लग सके। माँ, इस बार हम अपनी छत पर तिरंगा फहराएंगे ना? बेटा, हमारी घर की छत तो है ही कहाँ, प्लास्टिक की चादर पर झंडा कैसे लगेगा? लेकिन माँ, स्कूल में मैडम कहती है कि हर भारतीय को तिरंगा फहराने का हक है। मोती की मासूम सी बात सीता के दिल में चुभ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सीता ने राम प्रसाद से बात की। सुनिए जी, मोती को तिरंगा फहराना है, इस बार कुछ कीजिए। उसकी आंखों में जो सपना है टूटने मत देना। सीता, छत पे तिरंगा तो जब लगे जब छत ही हो। इस झोपड़ी में छेद भी इतने हैं कि बारिश में पूरा आंगन नदी बन जाता है। तो क्या हुआ, एक दिन के लिए ही सही, कोई बांस कोई लकड़ी जोड़कर एक मंच ही बना दीजिए, तिरंगा तो लगेगा। राम प्रसाद चुप हो गया। भीतर कहीं वो भी चाहता था कि उसका बेटा गर्व से तिरंगा लहराए। अगले दिन वो अपने दोस्त बाबूलाल के पास गया। बाबूलाल, कुछ लकड़ियाँ और एक पुराना बांस चाहिए बेटा मोती के लिए। छत नहीं है लेकिन दिल तो है अपना भी देशभक्त। रामू, तू भी ना चल मेरे साथ, तेरे लिए सब होगा। तिरंगा तो हर घर का अधिकार है, चाहे वो मिट्टी का हो या संगमरमर का। राम प्रसाद और बाबूलाल ने पास के पुराने खेत से कुछ बांस की लकड़ियां लाई। दोनों ने मिलकर झोपड़ी के पास एक कोना साफ किया और मिट्टी, ईंट और लकड़ी जोड़कर एक छोटा सा मंच तैयार किया। अब बस तिरंगा चाहिए था। पापा, अब हमारा भी मंच है, अब मैं भी तिरंगा फहराऊंगा। लेकिन मोती के चेहरे की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले दिन स्कूल में एक घटना हो गई। बच्चों, इस बार स्वतंत्रता दिवस की परेड में हर बच्चा हिस्सा लेगा और विशेष प्रस्तुति होगी। हर घर तिरंगा। मोती, क्या तुम अपने घर पर तिरंगा फहराओगे? हाँ मैडम, इस बार मैंने खुद का मंच बनाया है। तेरा घर है या गाय का तबेला, तिरंगा झोपड़ी पर नहीं फहराया जाता। मोती की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने स्कूल से लौटते ही खुद अपने हाथों से एक पुराना कपड़ा, उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग डाले और बीच में नीला चक्र बना दिया। ये क्या बना रहे हो मोती? माँ, ये हमारा तिरंगा है, असली नहीं है पर भावनाएं असली हैं। सीता की आंखें नम हो गईं। इधर गांव में ठाकुर मनोज सिंह अपनी हवेली की छत पर विशाल झंडा लगाने की तैयारी कर रहे थे। इस साल भी सबसे ऊंचा झंडा मेरे घर पर फहरेगा और बच्चे मेरी छत से देशभक्ति गीत गाएंगे। पिताजी, गांव के दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका क्या? आर्या, समाज में सबके हिस्से बराबर नहीं होते, ये बात समझो। आर्या इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसने उसी दिन स्कूल जाकर शोभा देवी से बात की। मैडम, क्या हम इस बार कुछ अलग नहीं कर सकते? सब बच्चों को एक समान मंच नहीं दे सकते? बिल्कुल आर्या, लेकिन ये सब ठाकुर साहब की अनुमति के बिना संभव नहीं होगा। वे ही गांव के संरक्षक माने जाते हैं। अब कहानी ने एक मोड़ लिया। दूसरी ओर मोती ने उस रात अपने हाथ से बनाया तिरंगा अपने छोटे मंच पर लगा दिया। उसे पता था ये सिर्फ कपड़े का झंडा नहीं, उसकी पहचान है। कल सुबह तेरा तिरंगा सबसे पहले फहरेगा मोती, और चाहे कोई आए या ना आए, मैं खुद तुझे सलामी दूंगा। अगली सुबह स्वतंत्रता दिवस आया। मोती, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है। हाँ माँ, आज मैं देश को सलामी दूंगा। पास से गुजर रही आर्या की नजर उस झंडे पर पड़ी जो कागज और रंग से बना था, लेकिन हवा में लहराते हुए किसी शान से कम नहीं लग रहा था। शोभा मैडम, मुझे मोती के मंच पर जाना है, ये झंडा सबसे खास है। गांव का सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसी वक्त गांव के कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ ठाकुर मनोज सिंह की हवेली जा रहे थे, पर आज पहली बार कुछ बच्चों के कदम मोती की झोपड़ी की ओर भी मुड़े। बच्चों की भीड़ धीरे धीरे राम प्रसाद की झोपड़ी के बाहर जमा होने लगी। शोभा देवी भी आई और आर्या, जो अब तक ठाकुर साहब की छत पर खड़ी थी, अपने कदम रोक न सकी और वो भी सीधे राम प्रसाद के घर की ओर बढ़ गई। इधर ठाकुर मनोज सिंह ने देखा कि कुछ बच्चे और गांव वाले उनकी हवेली से वापस जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सब कहाँ जा रहे हैं? हजूर, लगता है सब राम प्रसाद की झोपड़ी की ओर जा रहे हैं। वहाँ उसका बेटा कोई तिरंगा फहरा रहा है। एक झोपड़ी में तिरंगा और गांव वाले वहाँ, ये अपमान है मेरे सम्मान का। ठाकुर साहब का अभिमान तिलमिला उठा। उसने आर्या को घर में ना पाकर चिंता से अपने लोगों को भेजा, लेकिन उधर मोती के छोटे से मंच पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब बच्चे मोती के तिरंगे के सामने देशभक्ति गीत गा रहे थे। मोती, तुम्हारा झंडा आज पूरे गांव का सिर ऊंचा कर रहा है। ये तिरंगा है तुम्हारे साहस का। मैडम जी, हम गरीब हैं, पर देश से मोहब्बत कोई जात, पैसा या इज्जत नहीं देखती। और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, उसी वक्त ठाकुर मनोज सिंह अपनी जीप से राम प्रसाद की झोपड़ी के सामने आ पहुँचे। राम प्रसाद, ये क्या तमाशा है? मेरे घर का झंडा नजरअंदाज करके ये भीड़ तेरे घर कैसे पहुंच गई? ठाकुर साहब, तमाशा नहीं है, ये देश प्रेम है। बच्चा चाहता था झंडा फहराना, हमने छत नहीं होने पर भी कोशिश की। ठाकुर साहब, मैंने स्कूल में सुना था कि तिरंगे को ऊंचा नहीं दिल से उठाना होता है। आप नाराज हैं? बेटा, तुझे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई, पर गाँव की इज्जत मेरी हवेली से जुड़ी है। पिताजी, गांव की इज्जत अब इस झोपड़ी से भी जुड़ चुकी है। इन्होंने हमें सिखाया कि झंडा सिर्फ लहराना नहीं, जीना भी होता है। ठाकुर कुछ पल के लिए चुप रहे। वो झोपड़ी को, उस तिरंगे को और बच्चों की उत्साहित भीड़ को देखते रहे। उनकी कठोर आंखें नरम पड़ी।
राम प्रसाद, माफ करना, मैं भूल गया था कि देशभक्ति किसी हवेली की छत से नहीं, हौसले की जमीन से पैदा होती है। गांव के लोग चकित थे। आज पहली बार ठाकुर साहब का गुरूर देश के झंडे के आगे झुक गया। बेटा, ये तिरंगा हर साल तेरे घर फहरेगा और अगली बार पूरे गांव का झंडा तेरे घर से उठेगा। धन्यवाद ठाकुर साहब। उस दिन शिवपुरा गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। तिरंगा अब सबसे ऊंची छत पर नहीं, सबसे सच्चे दिल वाले घर पर था। सुमन अपने ससुराल में अकेली पड़ गई है। उसकी सास और जेठानी उससे दूरी बनाकर चलती हैं। सुमन की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और वो इस घर में परेशान हो गई है। हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे मेरे ससुराल वाले पसंद क्यों नहीं करते हैं? सुमन बहुत गरीब घर की लड़की है और उसका मायका शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में है, जहां जरी जरदोजी का काम होता है। सुमन के माता पिता भी वही काम करते थे और सुमन भी बचपन से जरी का काम ही करती आई है। उसे वही काम आता है। गांव में अच्छा स्कूल न होने के कारण वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। सुमन की मुलाकात अमित से तब हुई जब अमित आर्मी की ट्रेनिंग के लिए सुमन के गांव में गया। अमित ने सुमन को देखा और सुमन ने अमित को, और पहली नजर में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही अमित ने सुमन से शादी कर ली और उसे लेकर घर चला आया। सुमन को देखते ही उसकी सास ने पहला शब्द बोला, ये किस गवार को उठाकर लाया है बेटा? तुझे शादी करने का इतना ही मन था तो मुझे बता देता, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर लाती। सुमन अच्छी लड़की है माँ। अमित की भाभी ने कहा, क्या खाक अच्छी है? काली है, साड़ी सस्ती और पुरानी है, देख कर ही लग रहा है कि गवार है। हमारे घर में सभी पढ़े लिखे हैं, लोग क्या कहेंगे? इसने तेरे ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है बेटा? ऐसे ताने सुनते हुए सुमन को ससुराल में घुसना पड़ा। ज्यादा पढ़ा लिखा होने का घमंड था बिमला और शीतल को। अमित भी पढ़ा लिखा था और उसका बड़ा भाई सुनील तो कॉलेज का प्रोफेसर था। अमित की जिद थी कि वो आर्मी में जाएगा, इसीलिए वो आर्मी ऑफिसर बना, नहीं तो वो भी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा होता। ऐसे घर में अनपढ़ जरी का काम करने वाली को बहू के रूप में कौन स्वीकार करेगा? इसीलिए पहले ही दिन से भेदभाव शुरू हो गया। कहां तक पढ़ी लिखी हो तुम? जी 10वीं तक। छी 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 छी, हमारे घर के सारे नौकर 12वीं तक पढ़े हैं। और क्या काम आता है तुम्हें? गाना गा लेती हो? नहीं माँ जी, मुझे जरी का काम आता है, वो जो कपड़ों पर डिजाइन करते हैं ना सुई का इस्तेमाल करके। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे घर की बहू जरी का काम करती है। हाँ माँ जी, मैं इस काम में माहिर हूँ, मैं तो आगे भी करना चाहती हूँ, उससे अच्छी खासी इनकम। चुप रहो, ये बात किसी के सामने मत बोलना कि तुम जरी का काम करती थी। रिश्तेदारों को पता चल जाएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सुमन को सभी ने बहुत सुनाया। रात को वो अमित की बाहों में रोने लगी। मुझसे क्यों की आपने शादी? मुझे नहीं रहना यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे कल ही मायके ले चलिए, ये शादी तोड़ दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो सुमन? शादी कोई हलवा है क्या जो छोटी सी बात पे तोड़ दो? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें तो सबका दिल जीतना है। अमित ने सुमन को मना लिया। अगले दिन से सुमन की हालत और भी खराब होती गई। उसकी जेठानी ने घर के कामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से सुमन के ऊपर डाल दिया। इतना तो कर ही लेगी तू, तुझे तो काम करने की आदत है ना। सुमन की सास पूरा दिन उसे ताने मारती रही और उसी से खाना बनवाती रही। बिमला ने नौकरों को काम से निकाल दिया। अब तो घर की गंवार नौकरानी आ गई है, अब नौकरों की क्या जरूरत है। सुमन सब कुछ चुपचाप करने लगी। बस शाम को जब अमित घर लौटता था तब सुमन सब कुछ भूल जाती थी। उसकी सारी मेहनत जैसे रंग लाती थी। अपने पति से वो बहुत खुश थी, लेकिन वो खुशी भी कुछ ही दिनों में जाने वाली थी। अमित के पास ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। उसे घर से दूर जाना था। उसे ऐसी जगह पर जाना था जहां घर वालों को ले जाने की परमिशन नहीं थी। आपके बिना मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? सुमन, मुझे अकेले ही जाना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, बस 3 महीनों के लिए। लेकिन इन 3 महीनों में मैं घर नहीं आ पाऊंगा। देखना, 3 महीने देखते ही देखते बीत जाएंगे। मैं झट से जाऊंगा और फट से वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये 3 महीने सुमन के लिए 30 साल के बराबर था। अमित चला गया और सुमन पीछे रह गई। अगले दिन से उसे और ज्यादा ताने सुनने को मिले, खासकर उसके रहन सहन और पहनावे को लेकर। ये कैसी साड़ी पहनती हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी क्लास नहीं है। क्लास होगा भी कैसे, गंवार जो है। क्लास होने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। इसे तो ये भी पता नहीं होगा कि हमारा शिक्षा मंत्री कौन है। सुमन को सच में नहीं पता था, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि सभी को सब कुछ जानना जरूरी है। क्या? ऐसा बहुत कुछ है जो माँ जी और दीदी नहीं जानती। वो दोनों बस किताबी बातें जानते हैं।
उन्हें ये थोड़ी पता है कि जरी का काम कैसे करते हैं। सुमन यही सब सोचते हुए सो जाती थी, लेकिन रोज रोज उसे ताने सुनते हुए अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो अपना दिमाग हल्का करने के लिए एक दिन एक साड़ी और जरी का सामान खरीद कर लाई और अपने कमरे में चुपके से जरी का काम करने लगी। लेकिन तभी उसकी सास और जेठानी ने देख लिया और उसे बहुत डांटा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब इस घर में करते हुए? इस घर को तुम बस्ती बनाकर मानोगी क्या? बिमला ने तो सुमन को थप्पड़ भी मार दिया और रात को वो बहुत रोई और अगले दिन मायके वापस जाने के बारे में सोचने लगी। अगले दिन अमित ने खबर दी कि 2 दिन में वो वापस आने वाला है। 2 दिन बाद अमित का बड़ा भाई सुनील गाड़ी में उसे स्टेशन पर पिकअप करने के लिए गया और आते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर टूट गए और सुनील का तो वोकल कॉर्ड भी खराब हो गया, जिसके कारण वो बात नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। पैर खराब हो जाने के कारण अमित की भी नौकरी चली गई, लेकिन उसे पेंशन मिलने लगा। लेकिन सुनील की कमाई बंद हो गई। अब बिमला मुश्किल में पड़ गई। ये क्या हो गया? ये घर तो हमने लोन लेकर बनाया था, गाड़ी भी लोन लेकर खरीदी थी। हम सब पर तो बहुत सारा लोन चल रहा है, हम ये पैसे चुकाएंगे कैसे? माँ जी, मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ किताबें पढ़ी है, मुझे कौन काम देगा? और इस उम्र में मुझे भी कौन काम देने के लिए बैठा है? और तभी सुमन सामने आई। माँ जी, दीदी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मुझे पता है पैसे कैसे कमाते हैं। मुझे जरी का काम आता है ना। 26 जनवरी आने वाला है, मेरे पास एक आइडिया है। सुमन ने जरी का काम शुरू कर दिया और वो तिरंगा साड़ी बनाने लगी। बिमला और शीतल ने भी अब जरी का काम सीख लिया और 26 जनवरी के पहले सुमन की तिरंगी साड़ी बहुत बिकी। उसने इतना पैसा कमाया कि सारा लोन चुक गया। अमित और सुनील नौकरी पर रहकर भी इतना पैसा नहीं कमा पाए थे और उसके बाद सुमन से सभी प्यार करने लगे और सुमन खुशी खुशी रहने लगी।